भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने कला साधना के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष है, विशेष इस रूप में कि उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी यात्रा भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय रंगमंच एवं हिंदी सिनेमा में उनका अतुलनीय योगदान है। आज भी जब हम फिल्म देखते हैं और चेहरों पे जब मुस्कुराहट आती है तो एक ही नाम आता है, श्री राजपाल यादव जी का। राजपाल यादव जी आज हमारे बीच में हैं। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020। थैंक यू सो मच और थैंक यू कि आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बहुत सारे निमंत्रण मिले, लेकिन भारतेंदु नाट्य अकेडमी के द्वारा ये रंग समागम का जो निमंत्रण मिला ये मुझे बहुत दिल को सुकून देने वाला मिला। थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू सो मच। पुनः स्वागत है सर, और उम्मीद करते हैं सर कि कोरोना काल में सपरिवार पूरी तरह स्वस्थ होंगे आप। हाँ, स्वस्थ तो हैं, लेकिन परिवार अलग अलग है। अभी आधा परिवार गांव में है, आधा इधर है मुंबई में। लेकिन दुआ ये कर रहा हूँ कि जब पूरा देश का एक एक बच्चा सुरक्षित हो जाए तभी हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो कोई सुरक्षित है कोई असुरक्षित है। और ये डिसबैलेंस खत्म हो जाए और भगवान करे सब बच्चे से लेके बूढ़े तक सब सुरक्षित हो जाए तो सुरक्षित होने का मजा दूसरा है। नहीं तो दूसरे असुरक्षित हैं तो अपन असुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा से अपन पीड़ित हैं। और अगर अपन असुरक्षित हो जाए तो दूसरे अपने लिए पीड़ित होंगे। तो ये जब तक एक दूसरे को पीड़ा है तब तक तो सभी असुरक्षित हैं। बस दुआ करते हैं कि सभी गाइडलाइंस के थ्रू, और एक जो ऐसी आपदा आई है जो कोरोना रूपी वायरस जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा के रखा हुआ है, जिसने सारे काम धंधे पर ब्लॉक लगा दिया है, तो इससे हमारा देश बहुत बड़ा फाइटर देश है, जिसने हजारों साल से इस बात का इतिहास है कि हमेशा संघर्ष करके बाहर निकला है। ऊपर वाले ने कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता दिया है। तो ऐसे हमारा बोलते हैं विश्व वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और विश्व इससे निकल आए और सबकी रोजी रोटी अच्छे चलने लगे, यही दुआ करता हूँ। निश्चित तौर पे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये शुभकामनाएं काम करें और सभी बहुत जल्दी से स्वस्थ हों, देश फिर से अपनी एक नियमित जो उसका रूटीन है उस पे वापस आ जाए। आप सर कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब लोगों को पता चला कि आप रंग समागम 2020 का एक महत्वपूर्ण अंग आप बनने जा रहे हैं तो कितनी खुशी है सबको। आपकी एक बड़ी रोचक यात्रा रही है, सभी उससे परिचित होना चाहते हैं। चरणबद्ध तरीके से आपके बारे में जानना शुरू करेंगे सर। आपने उस चीज को परिभाषित किया है कि शहर छोटा हो या बड़ा हो, सपने अगर बड़े हो तो मुकाम हासिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जनपद और उस जनपद का एक छोटा सा गांव कुंद्रा, एक ऐसा गांव जहां पे कायदे से अगर बारिश हो जाए तो 4-5 महीने तक उस गांव में पानी रुका रहता था। ऐसे गांव में आपने अपना प्रारंभिक अध्ययन कार्य शुरू किया। हम आगे बढ़े उसके पहले सर कुंद्रा से जुड़ी जो यादें हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखो ब्रदर, बस एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सातों समंदर में 71% पे पानी है और 29% पे जल जंगल जमीन आप दुनिया हम सब रहते हैं। और इसमें लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियां रहती हैं। तो इसमें मेरे लिए इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जगह है तो वो हमारे लिए कुंद्रा है, क्योंकि जहाँ हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, वहां से हमने दुनिया को देखा। वो आता, हाँ ये चीज रहे देश काल वातावरण के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार। ये बात सच है कि जब हम वहां पैदा हुए तो 5-6 महीने छप्पड़ छप्पड़ पानी में निकलना, चाहे खेती बाड़ी के लिए निकलना हो, चाहे किसी भी काम के लिए निकलना हो,
24 घंटे में जितने भी काम होते हैं उसको हमने पूरे गांव को अंधेरे में भी देखा, 1 साल नहीं कई साल। जी जी। लेकिन ये यही तो अच्छा होता है, वहीं से तो जीवन शुरू होता है। और हमेशा थोड़े से बड़े हुए तो पता लगा चंद्रगुप्त भी झोपड़ियों में पैदा हुए थे, जी तो जी पता जी। नहीं फिर मतलब ज्यादा कुछ अंदर प्रश्न नहीं आए। और कुडरा को अपना जननी धाम के रूप में स्वीकार करके और वहीं से जो है आज आप सबके साथ में पूरे विश्व में रमण करने का मौका मिल रहा है। तो कुडरा की यादें, कुडरा की हर मेड़ से यादें हैं, कुडरा के हर जोड़ से यादें हैं। कुडरा जो है वो आज हमारे माता पिता रहते हैं। तो हमसे कोई एक बात नहीं बोलता है कि राजपाल पिछले 20-25 सालों से जब भी देखता हूँ होली दीपावली आप कुडरा में ही मनाते हो। जी जी। तो ये बहुत अच्छा करते हो कि आप भूलते नहीं हो। जी जी। तो मैंने उनको एक बहुत सरलता और बड़ी विनम्रता के साथ एक बात बोली जी कि जिन जड़ों में आपने जन्म लिया वो जड़ों से आप बड़े कैसे हो सकते हैं। क्या जो बात। पीपल का पेड़ हमारे दरवाजे पे खड़ा है जी जी जी। वो हमसे भी 100-200-500 साल पहले से खड़ा है। निश्चित तौर और हम चले जाएंगे उसके बाद भी वो पेड़ अगर कभी कभी आंधी तूफान में उसकी जड़ हमने कभी गिरते नहीं देखी, उसके हमने तने गिरते हुए देखे और तने हमने तुरंत दूसरे उगते हुए देखे। क्या बात। और कुडरा एक बड़ी अच्छी कहानी की एक रागीर था वो। एक अगर अपना ऐसा गांव की बोलते हैं कि हम लोग बीज हैं साहब। जी जी जी। और हम घूरे पे उगे हुए वो बीज हैं जिनको कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होती। क्या बात। एक राहगीर खा रहा था, उसने पूरा आम चचोड़ मलिहाबाद के आम चचोड़ लिए और उसने और गुठली जो है मित्रों ने फेंक दी उधर भूरा कूड़ा करकट और जहाँ गोबर वगैरह पड़ा होता है। जी जी। तो वहां पे पता लगा कि पहले तो वहां बहुत गर्मी थी तो ऊपर वाली जो गुठली का ऊपर वाला तना था वो एकदम बहुत बहुत ज्यादा जल गया। जी जी। लेकिन जलने के बाद में जितनी तपिश गर्मी की होती है उतना ही बारिश भी होती है। तो वो जब बारिश पड़ती है तो जो जला हुआ तना होता है वो सड़ जाता है और सड़ जाता है तो वो बिखर जाता है। उसमें से एक गुठली ऐसी निकलती है जो वहीं पे अंकुर बन के एक आम को जन्म दे देती है और उसमें 10 गुठलियां बारिश में जन्म लेती हैं आम के रूप में। उसमें कोई बकरी दबा देती है, कोई बकरी खा जाती है, किसी का पैर पड़ जाता है, कोई बच्चे उसको किसी को उखाड़ के उसका खिलौना बना लेते हैं। लेकिन एक आध पे जरूर गुठली ऐसी हो जाती है जो आम के रूप वृक्ष के रूप में बदल जाती है और वो हजारों आम देने लगती है। तो मैं उस गुठली से ज्यादा अपने आप को घूरे पे पड़ी हुई गुठली ज्यादा कुछ नहीं समझता। इसलिए हमारे लिए कुडरा हमारा उत्पत्ति है। कुडरा हमारे लिए वो जमीन है जिसने हमारे जैसे पौधे को जन्म दे दिया। बस ये हमारे लिए जननी धाम है। जी जी दादा। तो सर एक वहाँ की जो प्राथमिक शिक्षा आपकी हुई वहीं के प्राइमरी स्कूल से हुई? जी, कक्षा 5 तक उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। फिर कक्षा 6 में 1 साल बंडा पढ़ा, सुनासी नाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा। फिर 2 साल जो है जूनियर हाई स्कूल ढका घनश्याम जो है संजय गांधी माध्यमिक विद्यालय ढका घनश्याम, उसमें 7वां और 8वां किया। और 9th और 10th जो है वो सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहांपुर में किया। और 11th में राजकीय इंटर कॉलेज में शाहजहांपुर में एडमिशन लिया था। तो चूंकि मैंने 9th 10th से विज्ञान से किया था, फिजिक्स और मैथ वगैरह थे सब, तो वहां पे शाहजहांपुर में एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है। जी जी। तो वहां पे हमने उसमें हर साल कुछ लड़के फॉर्म भरते हैं। जी जी। और 30-35 लड़कों का एक बैच का सिलेक्शन होता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। और फिर उनको 2 साल की ट्रेनिंग करवा के वहीं उनको सर्विस दे दी जाती है। जी जी। तो हमारा 29वां बैच है, वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसको चलाता है। जैसे ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री जैसे कानपुर में वैसे ही हाँ। और ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में है जिसमें सभी सेनाओं के पैराशूट से लेके कपड़ों से लेके और मोजों से लेके मच्छरदानी से जितने भी कपड़ों संबंधी काम होते हैं सब उस फैक्ट्री में होते हैं। तो मैं उसका 29वें बैच का पास आउट हूँ। जी जी जी। और आज मेरा पूरा बैच उसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है। लेकिन हमें
उसी फैक्ट्री में एक रामलीला करने को 1 साल मौका मिल गया तो हमारा रस कुछ और बदल गया। मैं आज भी उस क्लोथिंग फैक्ट्री को अपना अवैतनिक कर्मचारी मानता हूँ आज। जी जी, हम सर उसी तरफ बढ़ने वाले थे। पिछले 10-15 दिन से जो भी मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ, लगभग एक चीज जो सब में एक कॉमन देखने को मिली, वो ये है कि एक प्रारंभिक झुकाव जो अभिनय की ओर बढ़ा लोगों का, उसमें रामलीला की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ कि सबसे प्रारंभिक आकर्षण अभिनय की तरफ, रंगमंच की तरफ में रामलीला ने निर्णायक भूमिका निभाई? देखिए, ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मीडियोकर बात भी हो सकती है कि मेरा झुकाव इसकी, क्योंकि अभी राज्यपाल जो बोलेंगे वो सच माना जाएगा, ठीक है ना? जी, जी। लेकिन मुझे एक चीज जरूर कि कला पंचम वेद है ब्रदर। जी, जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार फैमिलीज, जिसमें चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कलाकार, कथाकार, व्यथाकार, निर्माणकार, तो जिनमें निर्माण करने की कुछ भी ऐसा छोटा सा भी अगर कोई पौधा होता है, कोई बीज होता है जिसमें कुछ निर्माण करने की इच्छा हो, तो वो गांव के आंगन को भी रामलीला स्थल बना देता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रामलीला से प्रेरणा मिली, लेकिन 100% ये बात कहेंगे कि चाहे वो कक्षा 3 हो, जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी की, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी और भामा शाह बना दानी, वो कविता छोटी सी, जिसमें जब मंच पे पहुंचे तो इतनी, मतलब लोगों ने इतना चारों तरफ देख के पहले लगता था मुझे करना आता है, जब वहां पहुंचे तो पता लगा कि कुछ नहीं करना आता है और हाथ पैर कांप गए और ऐसा डर लग गया कि जिंदगी में कविता सुनाई भी जा सकती है। एक समझो 7-8 साल का बच्चा, और वो रो दिया। और शायद मैं कहूंगा कि वो डर, और उसमें मास्टर टीचर्स ने उनको सबको धन्यवाद की तालियां बजा दी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, और 26 जनवरी को और तैयारी कर लेना, और 15 अगस्त को उन्होंने बिठा दिया और एक रबर जो थी और वो पेंसिल वो इनाम में दे दी। तो रबर से ज्यादा इस बात की ग्लानि थी कि वो 3 लाइनें और भूल कैसे गए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं वो डर, आज 36 साल अभिनय करते हो गए हैं, वो डर ने ही रामलीला मंच करवा दिया, वो डर ने ही कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर में पैरेलल नाटक करवा दिए, और उसी ने जो है वो क्योंकि हम 2 साल हमने उसमें अप्रेंटिस की थी, और पूरे फैक्ट्री के लोग ही, सब ऑफिसर्स मिला के, सारे ट्रेनीज और सब मिला के ही रामलीला करते हैं प्रॉपर, वो सब थिएटर के ही लोग होते हैं, और पूरे 200-250 लोग बड़ा रिहर्सल करते हैं। और वो शाहजहांपुर में वो रामलीला मैदान ही बोला जाता है, जिसमें पक्का मंच बना हुआ है। साल जब ये रामलीला का टाइम आता है तो 10 दिन वहां लाखों आदमी शाहजहांपुर का जुड़ता है। अरे वाह। और उसमें एक हिस्सा वो भी था कि अगर एक हिस्सा वो भी था, लेकिन कहीं न कहीं जब हम अपनी माता जी से पूछते हैं कि हम ऐसे नौटंकीबाज आपको बचपन में भी थे क्या हम, तो ये एक बात माता जी जरूर कहती थी कि मोहल्ले के बच्चों के साथ जब राज्यपाल होते थे तो कुछ अलग ही हड़कंप होता था, और कुछ अलग ही, जैसे पता लगा कि राम सीता प्रकरण जो है ना, कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, तो आंगन में ही एक सीता जी बन गया, एक बच्चा राम बन गया, एक लक्ष्मण बन गया। तो कहीं न कहीं पिताजी के साथ में गांव के वो सारे कामों का मजा लेते हुए, जिनमें गांव का जीवन यापन होता है, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं अंदर एक कला तो नहीं बोल सकते, कला तो खैर 7 समंदर जहां सीमाएं समाप्त होती हैं कला का, वहां से उद्गम शुरू होता है। तो लेकिन एक कला के पुत्र के रूप में ये बात जरूर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अंदर एक, जो बोलते हैं कि कला ने बड़े बड़े
कार दिए हैं अलग अलग, जो कला के आकार हैं वही उनके पुत्र हैं। जी जी। तो एक कलाकार के रूप में हमें भी अपने दिल में जगह दी। ये बात कहीं न कहीं बचपन से ही 100% ब्लड में थी। जी और जी। आज जब मैं सोचता हूँ कि वो बचपन और आज की जर्नी, तो शायद कलाकार ही या क्रिएटिव या सृजनशील व्यक्ति ही हो सकता था, बाकी कुछ हो भी नहीं सकता था, कुछ आता भी नहीं है। तो जी सर। हाँ जी जी बताएं। नहीं, आप अपनी बात सर कुछ कह रहे थे। नहीं, बस अभी आपको आपके कोई कुटरा और शाहजहांपुर की जिंदगी को हम 2 मिनट में और इसको थोड़ा सा लपेटना चाहेंगे। जी जी। तो आपको आपके 3-4 प्रश्नों के उत्तर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। जी जी। इधर इधर जो है वो, जब हमने गांव में एक नाटक कर लिया था अंधा कानून, 9th में मुख्य भूमिका की थी कृषक समाज माध्यमिक विद्यालय चरकी देवरी पहुरैया में। जी जी जी। 15 अगस्त पे एक नाटक, प्रॉपर टीचर सब उसमें सबने भूमिका की। इधर कोरोनेशन आर्ट थिएटर जो एक संस्था थी, उसमें शाहजहांपुर के सब बड़े बड़े कलाकार जो थे उससे अटैच थे। जी जी। और मिस्टर जलीफ मलिक आनंद उसको चला रहे थे, उसका ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजर थे। और इधर ये हमारा रामलीला का एक ही साल हमने अंगद का रोल किया। और अंगद का रोल हम लोग वैसे जैसे ड्रामा फॉर्म में करते थे प्रॉपर, जैसे ऐसा लग रहा है कि भारतीय नाट्य अकेडमी में अपन कोई बोलते हैं ना कि रामलीला नाटक कर रहे हो। अपन उसको उस तरीके से नहीं लेते थे कि जैसे जो रामलीला के एक बहुत देसी फॉर्मेट है, लेकिन हमारे फॉर्मेट में एक कला तो हर जगह उसका बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि कोई प्रोफेशनल नहीं था। जी 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 जी। तो उस समय जब मैं इंटरमीडिएट भी इधर कर रहा हूं, और उस समय एक बालक जो होता है उसको कई सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको बीटीसी का फॉर्म भरना है, कि आपको इसका फॉर्म भरना है, कि आप बीएड करना चाहते हो, कि आप आईटीआई करना चाहते हो, या क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट जिसमें आपको जाने का। और उस समय बहुत कंफ्यूज भी होते हैं हम लोग। जी जी जी। तो उस समय एक तरफ जो ओसीएफ शाहजहांपुर में 2 साल का ट्रेनीज अप्रेंटिस हो चुका था, उसमें बैच के हिसाब से नंबर आ जाना था। इधर जब नाटक में जुड़ाव था, और इधर तीसरी इससे कम जुड़ाव नहीं था पॉलिटिक्स में। तो शाहजहांपुर में जिस मोहल्ले में रहता था, मुझे खूब याद है कि 89 और 90 की बात है। उस समय एक साल में 2 चुनाव हो गए थे। 89 और 91 के बीच में दो बार चुनाव हो गए थे, अगर आपको याद हो। जी जी जी। या हो सकता है आप हमसे छोटे हैं काफी। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय हम अपने मोहल्ले लेवल पे जो 15-16 साल का बच्चा होता है ना, जो एक हाइट में सबसे कम था लेकिन स्पीच बहुत अच्छी देने लगा था, और एक मोहल्ले लेवल पे पॉलिटिक्स में भी बहुत कोशिश कर रहा था कि ये भी सेवा अच्छी है। जी जी। लेकिन उस समय एक एपिसोड घटा कि जब ये इलेक्शन दोनों हो गए, और उसके बाद में हम जिसके लिए कैंपेन वगैरह कर रहे थे उसके दरबार में गए, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बिफोर विधायक एमएलए की जिंदगी, आज हम समझते हैं कि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। उस समय वो चुनाव लड़ रहा होता है, और उसके बाद जब वो एमएलए बन जाता है तो चुनाव लड़ नहीं रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो उसके लिए 100-200 लोग एक बराबर होते हैं। तो अपन हो सकता है ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके गए हों। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस जोश से आया था, मेरा जोश आधा रह गया था। जी जी जी। और उसी समय विभा दीदी भारत भवन भोपाल से आई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से एक वर्कशॉप हुई थी 2 महीने की शाहजहांपुर में। अच्छा। जिसमें भुवनेश्वर एक रंग और अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये नाटक तैयार हुआ।
और इसी समय जो है वो जब नाटक का शो हुआ तो गोवर्धन दास की भूमिका में कर रहा था। तो वो सूचना कार्यालय में दिन भर तो हम लोगों ने वो स्टेज साफ किया था, क्योंकि कबूतर खाना था। अभी तो खैर बहुत अच्छा वहां पे कपड़े, अभी जैसे कोरोना में कपड़े बनते हैं वैसे कपड़े बांध के अपन स्टेज से साफ करके कुर्सियां लगा के और फिर नहाने चले गए। और उसके बाद में विभा दीदी ने बोला कि 7 बजे सब बच्चे जो है नहा धो के, और वो ग्रैंड रिहर्सल हो गया था और सब कुछ बोले अब मिलेंगे और फिर थोड़ी सी वो एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद नाटक ऑन हो जाएगा 8 बजे, ठीक है। जी। तो उसमें उस रात में मुझे कम से कम 200 तालियां शाहजहांपुर में मिली। क्या बात। तो उसके बाद में एक चीज तो है कि 2 फील्ड थे जो मेरे दिल में बहुत ज्यादा मुझे ऊहापोह में रखते थे, एक राजनीति, एक अभिनीति। जी। तो हमने कहा कि आज से जो 200 तालियां मिल गई हैं, अब चाहे तालियां मिले या गालियां मिले, पेशा तो यही है, आर्ट यही है। और राजनीति को कभी मौका मिलेगा तो सेवा के रूप में देखूंगा, लेकिन पेशा आटा और आर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो अब इसी से। तो उस समय हम नुक्कड़ नाटक भी कर चुके थे और कचहरी में डुगडुगी बजा के कई सारे उसके, फिर हमने कई सारे शोज तो अंधेर नगरी के नुक्कड़ नाटकों को थ्रू किए पूरे शाहजहांपुर में अलग अलग। और फिर विभा दीदी जब जा रही थी तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा कि हो सके तो बीएनए ज्वाइन करना। तो हमने कहा अच्छा। और उस समय में मेरे लिए अब ये था कि अभी धीरे हमारा बीए लास्ट ईयर था, हम लगातार साल भर फिर नाटक, अब हमें 7 साल, हमने 84 शुरू किया था, 1991 तक की ये घटना है सब, जिसमें ग्रेजुएशन भी किया और फिर नाटक भी किए, एक बार रामलीला भी, 2 साल की ट्रेनिंग भी। और वहीं से पिताजी हमारे कई दिनों तक पूछते रहे कि शाहजहांपुर में तुम्हारी शाहजहांपुर में जो सर्विस लगी थी उसका क्या हुआ। मैं उनसे बोलता था कि उसमें अभी भर्ती होने में टाइम है। और अब एक्चुअली यहाँ तक तो एक किशोरापना था। फर्स्ट टाइम हम जब लखनऊ मेल से हम उतरे वहां पे, और वहां से हमने चारबाग स्टेशन से रिक्शा पकड़ा, वो उस समय शेयरिंग होता था, उसको 3, 4, 5 सवारियां तो वो गोमती नगर तक ले जाती थी, तो शेयरिंग उसमें हम गए थे। और वो पुरनिया हाँ, तो पुरनिया पे उसने मुझे छोड़ा था और वहां से विशाल खंड 2 तक मैं दोपहरी में 1 बजे पैदल गया था। और ये बात पता करने की, उस समय अप्रैल या मई का महीना आ गया था, ऐसा सुना था कि फार्म निकलने वाले हैं। तो हमने कहा जिस इंस्टीट्यूट में फार्म भरना है उस इंस्टीट्यूट को देख तो आऊं। दर्शन कर लिया जाए। हाँ, तो मैं जब उधर पहुंचा तो बड़ा पता, मतलब क्योंकि उस समय क्लासेज नहीं थी, क्योंकि गर्मियों में सिर्फ जो बच्चों के एग्जाम, कौन सा नया बैच आएगा उसी की तैयारियां चल रही थी। और वहां पे हमारे रमेश गुप्ता जी, जुगल किशोर जी, चित्रा जी और अरुण त्रिवेदी जी, बहुत सारे लोग जो थे, जो ये लोग मिले तो इन्होंने पूरी पीठ हमारी पसीने से भीगी हुई थी, पहले तो पानी पिलवा दिया। और हमने कहा कि मुझे अब हमारी एक्चुअली लखनऊ जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ से हो आप, तो हमने कहा शाहजहांपुर से। जुगल जी इतना तेज हंसे, बाद में चित्रा जी आई, वो हमें नहीं समझ में आया कि ये क्यों हंसे। ठीक है, हाँ शाहजहांपुर से आए हैं, ठीक है, फार्म चाहिए। हाँ, तो बोले अच्छा, तो बोले आप अपना पता लिखवा दो, हम जब फार्म निकलेंगे तो फार्म भेज देंगे, ठीक है। खैर 15-20 दिन के बाद में चित्रा जी ने वो हमें फॉर्म भेज दिया और उसमें वो हमने भर के भेजा, तो हमारा जेन्युइन जो भी 7 साल का
जो एक्सपीरियंस था वो हमने लिखा के, राज बिसारिया साहब डायरेक्टर थे। जी जी जी। और उन्होंने जो है, हम जब पहुंचे तो हमारा कई सारे लड़कों में इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में एटलीस्ट हमें मौका मिल गया कि हमें 11 लड़कों में सिलेक्ट कर लिया कि तुम जो है भारतीय नाट्य अकेडमी के अब एक पात्र हो और एक छात्र हो। जी जी जी। ठीक है, तो जब लखनऊ में पहुंचा तो ये चीज अब हमारी जिंदगी में एक्चुअली यहाँ तक तो सब मजाक था। जी जी जी। जब लखनऊ की फर्स्ट जो क्लासेस होती हैं, जो आपने देखा होगा, जस्ट इंटर, जो एक दूसरे से उनको क्या कौन सी क्लास बोलते हैं कि जस्ट विजिटिंग क्लास की, एक दूसरे से फेमिलियर होने के लिए। जी 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 जी। तो हम जब भी कुछ बोले तो लखनऊ के कुछ लड़के थे हमारे 10-11, तो हमारी तरफ देखें। और अगर हम कुछ बोले तो जुगल जी भी देखने लगे, चित्रा जी भी देखने लगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ शाहजहांपुर का, और कितनी तालियां मिलके मैं इधर आया हूँ, लेकिन मैं जो कुछ बोलता हूँ ये सब मेरी तरफ क्यों देखने लगते, कुछ तो लफड़ा है। हाइट तो पहले सबको मालूम है, मैं छोटा हूँ, हाइट तो ऐसा तो नहीं था इंटरव्यू में हाइट बड़ी थी और इसमें कम हो गई हो। ठीक है, तो हमने कहा हाइट की वजह से तो पक्का नहीं हंसते हैं, हमने और क्या हो सकता है। तब मैंने एक संजय शुभांकर हैं, तो उस समय संजय श्रीवास्तव थे, हमारे बैचमेट थे, काफी सीनियर थे लखनऊ में, उन्होंने काफी काम किया था। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि जब मैं बात करता हूं तो आप लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देखते हो जैसे व्यंग्य मार रहे हो। तो अब यार टीचर ऐसे क्यों करने, तो ये जस्ट एक वीक की बात है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि बोले तुम एक्टर हो ना भाई, तो बोले हाँ। हमने कहा उसमें कोई कहने वाली, वो तो रग रग में दिख रहा है एक्टर हूँ। अरे बोले तो बोलना तो सीख लो, काटो तो खून नहीं। ब्रदर आई एम टेलिंग यू, वो रात में ढंग से नहीं सोया कि अरे बाप रे बाप, पिछले 4-5-7 साल से मुझे लग रहा था कि आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब है। लेकिन देश काल वातावरण, तो थैंक्स टू लखनऊ, थैंक्स टू भारतीय नाट्य अकादमी, थैंक्स टू बीएनए की ऑल जितने भी जो वहां पे सिक्योरिटी से लेके और कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप से लेके जितने टीचर से लेके जितने स्टूडेंट थे, मैं सबका थैंक यू बोलता हूँ कि सुबह सुबह 5 बजे किला किला हकीकत 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 और गलत 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 गलत, ये जो अपना ये ताज होटल है ना, जी जी जी, यहाँ पे पूरा जंगल था, तो अभी तो वहीं पे हम लोग सुबह सुबह लोटा लेके जाते थे। हम लोग जो है सुबह सुबह अपना गला ठीक करने जाते थे। जी जी। और लेकिन वो रात ने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि क्या होता है कि अभिनेता, अब आप अपने देश काल वातावरण अपनी मिट्टी से आते हैं, आपका एक स्लैंग होता है, सब कुछ होता है। और धीरे धीरे जब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स था, तो मुझे ऐसा लगा कि बीएनए का कोर्स 3 साल का क्यों नहीं है, और अगर मेरी चले तो मैं प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि प्लीज इसको 3 साल का करिए। क्योंकि क्या है, 1 साल समझने में लग जाता है, दूसरा साल सीखने में लग जाता है, तीसरा साल प्रैक्टिकल के लिए होना चाहिए। जी जी। तो ये मैं कभी, जैसे मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि 3 साल का कोर्स क्या होता है कि 1 2 3, तो एक जो स्टूडेंट होता है उसको बड़ा अच्छा कि 1 साल उसको, क्योंकि हमारा जितना थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हाँ, तो दोनों का बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि ये पंचम वेद है, ये सारे शास्त्रों से, सारे दुनिया से बड़ा वेद है, जिसका नाम है कला, जिसमें बोलते हैं कि धर्मों में अलग अलग धर्म होते हैं, फिर बोलते हैं कि अलग अलग वर्ण होते हैं, फिर अलग अलग ये होते हैं, लेकिन एक कला ऐसा है जिसमें दुनिया का 750 करोड़ लोग हैं, तो वो सिर्फ एक परिवार है, उसमें सबकी क्रिएटिविटी, सबकी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो 2 साल फिर अबू हसन माने हठात बादशाही एक नाटक हुआ उर्मिल कुमार थपलियाल साहब के निर्देशन में, जी, और प्रोवीर गुहा साहब के, और फिर बहुत सारी वर्कशॉप। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय नाट्य अकेडमी का मैं शुक्रगुजार इस जन्म में रहूंगा
कि एक ऐसा टीचर उन्होंने दे दिया जो शायद एक किसी एक्टर का सपना हो सकता है, फिट्ज बेनेविट्स साहब। और उस समय वो आ गए थे और 2 महीना उन्होंने जो है हम लोगों को वो जर्मनी से आए थे और कह के भी गए थे कि ये टूर शायद हमारा लास्ट टूर है, क्योंकि वो 72-73 साल के थे और कैंसर से सफर कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा टीचर जो लखनऊ की सरजमीन पर उसने महीनों पढ़ाया, और शायद अगर एक उनको ले लें, और उसके बाद बोलते हैं कि एनएसडी का एक धन्यवाद कि माननीय सत्यदेव दुबे जी जैसा टीचर मिल गया। तो 2 टीचर, एक वोकल कैसा होता है और एक पैरों के आसपास का लोकल क्या होता है, वो सिर्फ फिट्ज बेनेविट साहब ने सिखाया अपने जो अपनी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में अगर बोलें, और स्पीच या जो आपके जितने आप क्या कलाकार के रूप में कर सकते हैं, उसके सत्यदेव दुबे साहब की गालियां जिन जिन को सुनने को मिली हैं उनको बड़े आशीर्वाद मिले हैं जिंदगी में। और तो ये लखनऊ से एक जैसे कंप्लीट साइकोलॉजिकल थिएटर, प्रोबीर गुहा साहब का एक अलग, और जबकि उस समय भारतीय नाट्य अकेडमी आप सबको पता होगा, रमेश जी वगैरह सबको पता कि 2 साल बगैर डायरेक्टर के थी, लेकिन हमारा बैच बड़ा पॉजिटिव था और हम लोग सच में सीखना चाहते थे। और लखनऊ की अपनी एक खुसूसियत बीएनए के माध्यम से ये सीखने का मौका मिला, लखनऊ की जो जमीन है उसमें पैदल भी रायुमानाथ वली से रविंद्रालय से लेके और अपने गोमती नगर तक पैदल बहुत घूमे हैं। कई बार लड़कों ने बोला कि 7 बजे नाटक है, तो बोले 5 बजे निकल लेते हैं टहलते टहलते। तो कई बार जो है लखनऊ को पैदल जो है घूमने का, क्योंकि उसमें पैसे तो बचते ही थे, लेकिन एक फिजिकल वर्जिश भी हो जाती थी। लेकिन पैदल जाके जब रायुमानाथ वली में या रविंद्रालय में नाटक देख के जब गन्ना शोध परिषद में आके और घर पे जब आते थे तो प्राउड भी बहुत फील होता था कि कोई हम जिस कर्म क्षेत्र में है उसकी हम सेवा भी कर पा रहे हैं तन मन धन से। तो ये है साहब हमारा लखनऊ, और थैंक यू सो मच। और लखनऊ की एक ईंट को नमस्कार करता हूं, क्योंकि लखनऊ रूपी परिवार के रूप में भारतीय नाट्य अकेडमी रूपी हृदय रहता है। और जो वहां से वो ऐसी बिल्डिंग है जो बोलते हैं कि चीज हवा में सोचते हैं, कागज पे लिखते हैं और उसको अपने चरित्र चित्रण में बदलते हैं और फिर उसको चलचित्र में बदल देते हैं। तो ये बहुत ही, जितना भी धन्यवाद बोलूं लखनऊ के लिए कम है। जी सर, वर्तमान निदेशक जो है श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, उस वक्त भी वो बीएनए में थे, तो उनसे वार्ता हो रही थी, बहुत सारी स्मृतियां आपकी साझा कर रहे थे, तो आपकी भी उस समय उनके साथ ही कोई स्मृतियां? नहीं, बहुत अच्छा, वो बहुत चिल आउट इंसान थे और हर चीज को, जैसे क्या होता है एक नाटक होता है उसमें 50 तरीके की प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी से लेके और मंच सज्जा से लेके और ऑर्गेनाइजेशन से लेके। तो रमेश जी हमेशा कभी वो टेंशन नहीं लेते थे, मतलब वो बड़ा खुले, मतलब जो होते ना कि दिल जैसा वो आज वो बात करते हैं वो एक्चुअली अंदर ही वैसे ही हैं, और जो उनको अगर कहना है तो आपके मुंह पे हंस के, भले ही हंस के कहे, लेकिन अगर बुराई करनी है तो भी कर देते थे और अच्छाई है वो भी कर देते थे। आपका काम अच्छा होता था तो बिल्कुल आपको आपको अप्रिशिएट करते थे, और बुरा होता था तो आप चाहे थक जाते उनसे कहलवा नहीं पाते थे कि ये अच्छा है। तो वो एक खुलापन रमेश जी का था, और इसलिए आज देखो कितनी अच्छी लंबी यात्रा है कि एक भारतीय नाट्य अकेडमी का जो वो पद है, वो पद से कहीं ज्यादा वो क्रिएटिविटी का एक कद है, जिसमें माननीय राज बिशारिया साहब से लेके एक से एक बड़े बड़े, मतलब जिन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व जो है सृजनशीलता में लगा दिया, कर्मशीलता में लगा दिया, क्रिएटिविटी में लगा दिया, कला के लिए लगा दिया, किताबों के लिए लगा दिया। आज वो उस पद की एक कद के रूप में जो है सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो क्या होता है कि मुझे अच्छी बात कि वो उन्होंने इतने सालों से जो है इतने एक कम से कम कई दशक उन्होंने जो है वो एकेडमी को हर मोड़ पे देखा है। तो जब आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है
तो थ्योरेटिक सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों चीजों की नॉलेज हो जाता है, तो वो उसका अच्छी और क्या चीजें हैं उनको अच्छे से समझ पाता है। और मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि खूब अच्छे से वो इंस्टीट्यूट को चलाएं और आगे बढ़ाएं और बहुत सारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। जी जी। तो सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी में पहली बार में ही आपका दाखिला हो गया और फिर यहाँ से आप निकले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए, और संयोग ऐसा कि वहां भी पहली बार में ही दाखिला हो गया आपका। नहीं, ये भी एक कमाल की बात है कि हमारे बैच हमें गालियां दे रहा था कि बीएनए में कि जब तूने 2 साल बीएनए कर लिया तो एनएसडी क्यों जा रहा है, हम सब लोग मुंबई जा रहे हैं या हम लोग नाटक में काम करेंगे, थिएटर में काम करेंगे। तो मैं उनसे वे बोला था कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं 1 साल एडवांस हूँ ठीक है, लेकिन एडमिशन होने के बाद लगा कि मैं 1 साल पिछड़ गया हूँ। अभी एक्टिंग करना तो दूर है, पहले मुझे 1 साल अपना हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, राइट। तो पहले तो मुझे अपने तलफ्फुज पे ही यही सब इन पे ही काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं जाके अखाड़े में, देखिए कुश्ती के अखाड़े में पहलवान के ऊपर तेल लगा हुआ तभी अच्छा लगता है जब उसकी अंदर की नसें बोल रही हो कि जा बेटा तू लड़ सकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तेल तो ऊपर लगना चाहिए, लेकिन अंदर की नसों को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। और वही नसें जो हैं वही हमारा कॉन्फिडेंस है, वही आत्मविश्वास है, वही परिश्रम है और वही एक्चुअली प्यार है। जो आदमी अंदर से नसें मजबूत ना हो वो कमजोर दिखता है हमेशा, और जो आदमी अंदर से मजबूत होता है वो बाहर प्यारा भी दिखता है, और प्यार उसको लगता है कि आदमी गुस्से में नहीं है। नहीं तो बहुत सारी हम लोग कमजोरियां अपने अहम में दबाने की कोशिश करते हैं और वो अहम नहीं होता है, वो एक्चुअली वहम बन जाता है। कलाकार का अहम और वहम दोनों स्टेज पे पकड़ जाते हैं। तो हमने अपने साथियों से बोला कि मैंने वहां एनएसडी में ये नहीं बताया कि मैं बीएनए करके आया हूँ। अच्छा देखिए साहब, सीखने के लिए ये बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या पढ़ के आए, क्या पढ़े। बिल्कुल। बीएनए में अगर मैं आया था तो बीएनए से अगर मैं बोलता कि मैं ये पढ़ के आया हूँ तो बीएनए मुझे क्यों लेता। जी जी जी। भाई तू जब पढ़ के ही आया है तो फिर बीएनए टाइम क्यों वेस्ट करेगा। तो ना मैं बीएनए में कुछ पढ़ के आया था, ना मैं एनएसडी कुछ पढ़ के गया था, लेकिन मुझे एक चीज है कि मैं एनएसडी और बीएनए को कतई अपनी रीढ़ की हड्डी मानता हूं, जिसमें 5 साल हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। उसमें हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम बीएनए एनएसडी के हैं, तो ये 6 अक्षर हैं एक्चुअली, लेकिन हम इनको एक परिवार, क्योंकि हम जब बीएनए में थे तो हमारे अंदर इस बात का एक गुस्सा था कि हम एनएसडी वाले लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं है इतने अच्छे। जी। तो हमने पिछले 20 साल में ये बात का सपना देखा कि क्या करना है वो तो ऊपर वाला जाने, क्या नहीं करना है वो हम सीख सकते हैं। तो मेरा हमेशा इस बात का कि चाहे आदमी श्री राम सेंटर का हो, चाहे एनएसडी का हो, चाहे बीएनए का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे भारत भवन का हो, कहीं का भी हो, वो आज अगर अपन लोग कनेक्ट तो वेल कनेक्टेड हो क्रिएटिविटी से एक दूसरे से, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ का हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे उपयोग करे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ का। अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग मोती है, लेकिन उनको एक माला में पिरो दोगे तो वो माला बनती है, मोतियों की माला। बिल्कुल। उसमें ये नहीं होता है कि एनएसडी कितना बड़ा है, बीएनए कितना छोटा है। नहीं साहब, बीएनए में जब जाओगे तो बीएनए से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन एनएसडी में जाओगे तो एनएसडी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। राडा जब जाओगे तो राडा से बड़ा कोई, क्योंकि हर अपना घर सबसे बड़ा घर होता है, निसंदेह सर। जब हम मान के बैठते हैं वो घर बड़ा है, या वो घर मान के बैठ जाए कि ये घर छोटा है, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। जी। ये जो ताली हम दोनों तरफ से बजवाना चाहते हैं, हम एनएसडी वाले लोगों से भी, ये कि आपका इंस्टीट्यूट बड़ा है, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट तभी बड़ा है जब छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो प्रादेशिक इंस्टीट्यूट है, जो आपके साथ में रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हैं, तब अपने इंस्टीट्यूट बड़े हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो होता है
कैपिटल जैसा है, पंजाब में पंजाब जैसी जहां की बोल, लेकिन इंस्टीट्यूट सब बराबर अपनी, कोई बीच की उंगली है, कोई ये उंगली है, लेकिन किसी के ब्लड में कोई भी छोटा और बड़ापन नहीं है। जी जी जी। और ये बात कई बार हमने रखी है कि हम चाहते हैं कि अगर देश के सारे जितने भी लोग जो देश में थिएटर की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ के रंगमंच के लोग हों, चाहे वो बीएनए के लोग हों, और चाहे वो एनएसडी के हों, चाहे वो जितने भी हैं, अगर ये लोग थोड़ा सा अपने अहम को कम करके और थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ा देंगे, तो मुझे भारत सबसे जितना संपन्न बोलते ना, भारत सोने की चिड़िया, जी जी जी, आप विश्वास करिए, भारत में कला दुनिया की सबसे ज्यादा अगर कहीं कला बसती है वो भारत में बसती है। बिल्कुल। और थिएटर को उन जटिलताओं से अब खत्म करना है कि थिएटर को मुख्य धारा से जोड़ना है। जैसे मैं आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ जी जी, कि ब्रदर, लोगों को ऐसा लगता है कि हम नाटक नहीं कर रहे होंगे। ये बात जरूर है कि हमने 20 साल में लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के 200 फिल्में की। जी 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 जी, लेकिन हमने गोलमाल प्यार क्या, हमने पूरे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कनाडा हो, तो थोड़े दिन अगर हमने दिल्ली की सेवा की, थोड़े दिन लखनऊ की सेवा की, तो थोड़े दिन मौका मिल गया तो ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूयॉर्क से लेके और लंदन से लेके सातों समंदर में अलग अलग नाटक, कभी मनोज जोशी के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, प्रॉपर हमने शोज किए हुए हैं। जी जी, और जी, मैं पिछले 5 साल से कोई नाटक ऐसा तलाश रहा था जो पुराना नाटक ना हो, जो वर्जन हो, जी जी जी, और सोलो ढूंढ रहा था। तो पिछले साल मुझे एक नाटक मिला जिसका नाम है रावण, और हमने ये बड़ा संयोग, हमने राजपाल और रावण, वाह, पहले फाइनल कर हमने कहा पहले तो ये नाटक अभी सोलो तैयार कर रहा हूं। तो बिल्कुल थिएटर, अगर एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने जीवन दिया, तो माँ और सिनेमा, और ये माँ और सिनेमा के बीच में जीवन के प्लेटफॉर्म पे किसी ने घूमने के लिए, थिरकने के लिए कुछ भी किया, वो सब दाई माँ ने किया। तो थिएटर मेरी दाई माँ है। और अगर जो आदमी माँ को याद रखता है, वो दाई माँ को जीवन में नहीं भूल सकता है। और दाई माँ और माँ, जननी माँ, ये दोनों एक स्थान रखती हैं हमारे लिए। जी जी जी। तो इसलिए हम, अगर वैसे तो हम चाहते हैं दुनिया 150 साल जिए, लेकिन और अगर मेरा बस चल जाए तो मैं 300 साल जीना चाहता हूँ क्योंकि उम्र मांगने में क्या जाता है, आपको कोई नुकसान नहीं है बाकी लेकिन जब तक करूं थिएटर, हमेशा बोलते हैं जड़ थिएटर है, और बाकी पूरे विश्व की जो एक्टिंग है, चाहे टेलीविजन की हो, चाहे सिनेमा की हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज की हो, वो एक पेड़ है, लेकिन जड़ राजपाल की थिएटर है और थिएटर रहेगा। और थिएटर ने, अगर आज अपन आपसे इतनी देर से बात कर रहे हैं और शब्द नहीं समाप्त हो रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ थिएटर है। आई लव थिएटर, और जो थिएटर करते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जी जी सर, 1994 से 1997 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 साल कैसा अनुभव रहा सर? भारतीय नाट्य अकेडमी से आप बहुत कुछ सीख के गए थे, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वो 3 साल का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहा। और जब मैं एनएसडी करके, एक बहुत अच्छी घटना है कि एनएसडी जब 3rd ईयर में था तो हमारा सिलेक्शन कर लिया था रेपेट्री में। जी जी। लेकिन हमने फॉर्म, होते हैं कि हमसे किसी ने कहा कि राजपाल फॉर्म भर देना, तुम्हारा 1-2 जगह खाली है, रंगमंडल में सिलेक्शन करवाना है। जी जी। तो हमारे बैच भी गवाह है, 3-4 लड़के भी वहां खड़े थे, तो वो हमें प्यार भी बहुत करते थे, और उन्होंने हमें गले लगा के कि फॉर्म भर देना बेटा, तुम सब जूरी तुमसे खुश है, मुझे लग रहा है कि रंगमंडल में तुम्हें थोड़े दिन रहना चाहिए। जी जी। तो
मैंने कहा कि सर अभी रंगमंडल करने का मूड नहीं है। तो बहुत नाराज, क्योंकि देखिए एक क्या होता है कि रंगमंडल एक ऐसा सहारा हर आर्टिस्ट के जीवन में होता है जो उसको तनख्वाह देता है, उसका रोटी कपड़ा और मकान की जुगाड़ करता है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, लेकिन उनको बहुत अटपटा लगा। उन्होंने मुझे डांटा और फिर बोले कि 2-3 दिन टाइम ले लो फिर बताना। तो मैंने उनसे कहा, 3-4 दिन बाद फिर उन्होंने पूछा कि तुमने क्या डिसाइड किया? तो मैंने उनसे कहा कि देखो सर, मुझे सिर्फ थिएटर नहीं करना है। अगर मुझे सिर्फ थिएटर करना है तो मैं अभी कल से ना मुझे यहाँ रंगमंडल में शाहजहांपुर में जाके सिर्फ थिएटर करूंगा। जी। लेकिन मुझे क्रिएटिविटी, संसार की क्रिएटिविटी से जुड़ना है। उसमें थिएटर भी आता है, उसमें सिनेमा भी आता है, उसमें टेलीविजन भी आती है, उसमें डॉक्यूमेंट्री भी आती है, उसमें ब्रॉडवे भी आता है, उसमें दुनिया की उसमें चित्रकारिता भी आती है, उसमें पत्रकारिता भी आती है, उसमें अभिव्यक्ति आती है। और जब आदमी अपने आप को अभिव्यक्ति का जरिया मान रहा हो कि हम क्या काम करेंगे, तो उसमें ये जितने भी थे, ये सब रास्ते एक मंच पे वहां पे लाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जी। लेकिन मुझे अगर सबके साथ जीना है तो मुझे एक स्टेज और क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसमें लोग बोलते हैं कि चाहे दुनिया में हॉलीवुड करो या बॉलीवुड करो, वो 70 mm। और उसके लिए अगर 10 साल भी आप दिल्ली में रह के जाते तो आपको यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करना ही पड़ता है। तो ये एक आध % अलग बात है, किसी को मौका मिल गया और या किसी को ब्रेक मिल गया, वो लेकिन बेसिक रास्ते की बात कर रहा हूँ। जी। जब यही क्वेश्चन जो आपने बोला कि एनएसडी में कैसा लगा, तो एनएसडी में हमारे लिए एक ऐसा सुखद अनुभव था कि हम वो चीजें पढ़ रहे थे जो हम बीएनए में कहीं न कहीं से किसी न किसी के बारे में पढ़ के आए थे। तो एक्चुअली वो हम सिद्धांत सब रिवाइज कर रहे थे। लेकिन हम एक ही चीज नहीं पा पाए थे, जिसके लिए हमारा सपना है कि बीएनए भी 3 साल का हो जाए, जो 1 साल प्रैक्टिकल। तो जब हमसे उन लड़कों ने पूछा कि तूने एनएसडी में क्या सीखा? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ना लखनऊ में शाम को शाम कहना सीखा। जी। अगर लखनऊ ने मुझे शाम को शाम कहना सिखाया, शाहजहांपुर को शाहजहानपुर कहना सिखाया, तो ये कहने के लिए एनएसडी ने हमें आत्मविश्वास दिया, कॉन्फिडेंस दिया। उसका मुझे 1 साल का प्रैक्टिकल करने का मौका मिल गया, जिसमें अगर मैं कूद भी रहा हूं तो गलत ही निकले, फिर गलत ना निकले। क्या बात। तो वो बोलते हैं जब कूदते फांदते नुक्ते ठीक हो जाते हैं तो आपको चलना बोलना आ जाता है। जी। वो बोलते कि नहीं ये ठीक है। फिर उसके बाद में तो इसलिए एक ने जड़ दी और एक ने तना बनाया, तो हम दोनों का बराबर का योगदान मानते हैं, ना किसी को छोटा मानते हैं ना किसी को बड़ा मानते हैं। क्योंकि छोटा बड़ा इसलिए हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि हम किसी को बड़ा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम छोटे बचपन से नहीं रहे। और और जब हम बचपन से छोटे नहीं थे तो हम आज बड़े नहीं हैं। ठीक है। कोई बोले कि वो अभी अमीर है, तो बोले साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी गरीब नहीं था। तो बोले कि गरीब नहीं थे, अच्छा, क्योंकि आज अमीर नहीं हूँ। अगर बस तो इस चीज को लेके अपने अपने प्लेटफॉर्म है, और अच्छा लगा कि आपने एनएसडी और बीएनए को जो है वो दोनों को हमारे परिवार की तरह, हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हम शाहजहांपुर में 250 कलाकारों को जोड़ते थे साइकिल से, राजपाल का मतलब ही योग है। योग का मतलब जो जोड़ है, सारे जोड़ जितने भी आपके जोड़ हैं वो जुड़े रहे।
तो पूरे विश्व के थिएटर के एक एक रंगकर्मी को जोड़ के एक बहुत बड़ा फंक्शन करना चाहूंगा, जिसमें कोई ये बिल्ले तो हो कि आई एम फ्रॉम नेशनल स्कूल ड्रामा, आई एम फ्रॉम भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम भोपाल, लेकिन एक छत के नीचे कभी कोरोना ने अगर ऐसा माहौल दिया, इसने थोड़ी शांति दी और सब ठीक हो पाया, तो एक बार तो फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, उसका सिर्फ नाम थिएटर फेस्टिवल। जी 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 जी। सर आपने इतना उम्दा सोच लिया है तो निश्चित तौर पे जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा आप कर भी डालेंगे। नहीं नहीं, वो आप ही सब करवाएंगे, आप सब और सब इंस्टीट्यूट वाले, रमेश जी और एनएसडी वाले सब। आप, मेरा क्या है, मैं सिर्फ पात्र हूँ। देखिए, जीवन के इस रंगमंच पर मरना जीना तो एक नाटक की व्यवस्था है। जी जी, मैं कभी ऑर्गेनाइजर, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। तो मैं अपनी पात्रता की सहभागिता निभाना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजर कभी नहीं। ऑर्गेनाइजर कोई होते नहीं, ऑर्गेनाइज तो हो चुका है सब कुछ। अगर अपन अपनी अपनी पात्रता निभाते रहेंगे, कोई भी मिशन, कोई भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी जी जी। तो 1997 में सर एनएसडी पास आउट होने के बाद जून माह में ही आप मुंबई पहुंच गए। 30 जून। जी जी जी। उससे पहले और 20 मई को पास आउट हुआ, फेयरवेल हुआ। जी, और उसके बाद एक 7 दिन के लिए श्रीलंका गए थे हम लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम लेके। अरे वाह। एनएसडी का वो था, प्रोडक्ट था, और भगवत अज्जुकीयम। और उसमें हम दोनों, एक में वो भगवत अज्जुकीयम चेला और शांडिल्य, और अपना इसमें विदूषक। तो ये संस्कृत में ही था पूरा। जी, वो बोधिष्टम ये तस्मृग्या शीलस राज्ञो वैश्य भावे निर्विन्न हास्मि। वो करके आया, गांव गया। जी, और 30 जून को अपना बोरिया बिस्तर, बस पिताजी से बोला कि आशीर्वाद दीजिए, अगर कुछ हो पाया तो मिलूंगा, नहीं तो समझिए एक बच्चा बेकारी हो गया आपका। हाँ, वही है कि कला 100% रिस्क है ब्रदर। कलाकार को कोई भी आदमी, कला के मजे तो दुनिया लेना चाहती है, लेकिन कला के अंदर एक इतनी सजा छिपी हुई है जिसका मजा तो दुनिया लेती है, सजा कलाकार भुगतता है। उसको कोई पेंशन देने वाला भी नहीं होता है। बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो हम जानते हैं कि कला की वैल्यू क्या है, जिसमें आपका अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए आप ताली बजा के, पैर से लेके और अपने सर तक अपना अच्छा करते हुए कला के माध्यम से, वो गांव का कलाकार हो, गली का कलाकार हो, वो किसी नाटक का कलाकार हो, वो हारमोनियम का कलाकार हो, वो बांसुरी का कलाकार, इतने कला के इतने वैरायटी है कि अगर बोलते हैं ना कि जितने नाम उतने राग हैं। जी 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 जी। कितने इम्प्रोवाइज हो सकते हैं, लेकिन उस मेहनत को सिर्फ कला जानती है या कलाकार जानता है। अगर दुनिया जानती होती तो कलाकार असुरक्षित नहीं होते। हमारा एक ही सपना रहता है कि जब कला पूरे विश्व समाप्त हो जाएगा, तब भी पानी भी अगर बहेगा तो वो अपने मीटर में ही बहेगा। अब वेव्स जो आएंगी वो अपने ही रिदम में आएंगी, चाहे वो बोलते हैं करुण रस में बहे या वो हास्य रस में बहे। जब कला कभी समाप्त ही नहीं हो सकती, तो कलाकार बहुत जल्दी समाप्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शायद कहीं न कहीं इंसानी उसमें हम तार में जुड़े हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा कलाकारों के साथ अहित हो जाता है। जी जी सर। सर मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, ये कब आया सर आपके जीवन में? दूरदर्शन के माध्यम से एक बड़ी रोचक यात्रा रही है आपकी। एनएसडी में एक प्ले चल रहा था, देवेंद्र राज अंकुर जी की कहानियां। जी जी। और वहां पे एक मंजू सिंह जी आई थी। ये हमारा लास्ट प्ले था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नंबर दिया जब नाटक खत्म हुआ, और कहा कि जब मुंबई आना तो मुझे संपर्क कर लेना। तो हम लोग जब 30 जून को पहुंचे तो हमें कहा, हमारे तो फोटोग्राफ सब रेडी थे, 1 जुलाई को ही फोन करना चालू कर दिया। और फिर भायखला मुंबई में जो है शूटिंग चल रही थी,
पुरानी रेलवे स्टेशन पे, और ये स्वराज सीरियल था। और स्वराज सीरियल में 4-5 एपिसोड के रोल करने का सौभाग्य मिला था। दयाल निहलानी जी, पहली बार हमने अपने कान में किसी का एक्शन सुना स्टेज के बाद। जी जी जी, फर्स्ट टाइम तो एक्चुअली वो दयाल निहलानी जी, जिन्होंने, जो गोविंद निहलानी जी के भाई, जी जी जी, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे जी। और उन्होंने वो सीन जो है बहुत अच्छे से, पूना में शूटिंग थी। एयरबड़ा जेल के पीछे का एक एरिया था, उसमें हमारी 13 जुलाई की शूटिंग हुई थी पहली बार। फिर उसके बाद में नया दौर तिग्मांशु धूलिया जी का, जिसमें इरफान भाई, हम सब लोग मिले, उसमें हमने काम किया। फिर मोहनदास BLLV एक पंकज कपूर साहब का था, उसमें हमने काम किया। फिर उसके बाद श्याम बेनेगल साहब के साथ कहानियां, तो उसमें एक 13 एपिसोड कमीशन प्रोग्राम था, उसमें काम किया। और ऐसे, और महायज्ञ चल रहा था अनिल चौधरी साहब का, उसमें काम किया। तो ऐसे लगभग कुशान नंदी साहब का एक सैटरडे सस्पेंस टाइप, वो भी शुरू हुआ था, उसमें काम मिला। तो छोटे मिला के ऐसे कुछ 6-7 सीरियल में अलग अलग छोटे छोटे रोल करने का मौका मिला। और 6-7-8 महीने बाद प्रकाश झा साहब, एक अंजनी कुमार जी हैं, उन्होंने प्रकाश झा साहब को उन्होंने जो है बताया कि प्रकाश झा साहब ने जो है मृत्यु दंड बनाई थी। उस समय ऑफिस में कोई काम नहीं चल रहा था। उनकी सलाह हुई कि क्यों ना हम मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल के हसीन सपने, उसका सीक्वल था। हाँ, 10 साल बाद। तो उन्होंने कहा कि अगर अभी 8-9 टेलीविजन आ गए हैं, और उस समय 8-9 आ गए थे लगभग, तो अपन उस सीरियल को पार्ट 2 बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि एक्टर कहाँ से लाएंगे? तो बोले एक एक्टर हमने देखा है, बनराई में घूमता है और वो रघुवीर यादव जी जैसा लगता है। जी जी जी। तो बोले कि अच्छा, लेकिन रघुवीर यादव जी लगने से थोड़ी एक्टर अच्छा है कि नहीं? तो उन्होंने, प्रकाश झा साहब ने राम गोपाल बजाज साहब को फोन किया था जी जी जी, कि ये कोई लड़का अभी पास आउट हुआ है 97 में, राजपाल। तो बोले हाँ पास आउट हुआ है। तो बोले कि ये कैसा है? बोले ये बिल्कुल उन्हीं कदमों वाला है। ऐसे ही उन्होंने अब तारीफ में अच्छे शब्द बोल दिए थे। और थैंक यू सो मच, उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दे दी थी कि लड़का ठीक है, अच्छा है। और फिर हमें प्रकाश झा साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि एक सीरियल बना रहा हूँ मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, और उसमें आप हमारे नौरंगी लाल की भूमिका के लिए हम लोग चाहते हैं आप करो। तो उस समय मैं चुप हो गया। तो वो बोले कि क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो हमने कहा खुशी तो हुई सर, लेकिन मैंने एक कि ये हमारे पूज्य पिताजी का नाम है श्री नौरंग सिंह यादव। अच्छा। तो पहली बार मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, तो हमने कहा नौरंगी लाल मेरे पिताजी के नाम का कैरेक्टर है। तो वो बहुत तेज हंसे, बोले ये संयोग है। तो उन्होंने कहा बताओ नाम चेंज करें? हमने कहा नहीं सर, यही नाम रखिए। पहला नाम पिताजी के नाम से अगर कोई चरित्र करने का मौका मिल रहा है तो फिर उसकी यादें अलग होती हैं, निश्चित। तो वहां से फिर हमें मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल हमारा पहला लीड था, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल करने के बाद में हम फिर 2-3 दिन नहीं सो पाए ढंग से, कि हमारे अंदर एक चुलबुलाहट जो है वो बचपन से ही हमें बहुत जगह हार दिलवाती है। और हम हार को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, और हार को हम अपने जीवन में गले का हार समझते हैं। अब बोलते हैं कि एक लाइन ऐसे दिमाग में आई थी कि जीवन में अगर अपने माथे पे जीत के तिलक लगाने हो तो अपने गले को हार के हार से सजा के रखो। आहा, क्या बात है सर, क्या बात। तो फिर हमने कहा कि नहीं, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। हमने अपना जैसा 97 में हमारा बस्ता था, वैसा ही हमने 98 के एंड में फिर उसको तैयार किया। और हमने कहा कि मुझे टेलीविजन करना है, बहुत अच्छा मीडियम है सब कुछ, लेकिन जिन रोल्स की तलाश थी उससे हम, जो हमारे अंदर,
क्योंकि बोलते हैं कि डॉक्टर भी 5 साल MBBS करके एक डॉक्टर कहलाता है। जी तो जी हमारी जी एज एन एक्टर भी जिम्मेदारी कि हम मस्खरागिरी करें, चाहे किसी भी तरीके का काम करें, लेकिन उसमें एक क्रिएटिव मशवरा तो होना ही चाहिए। जी 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 जी। तो फिर हमारा वही जुहू में और फिल्म सिटी में फोटोग्राफ, और हमने किसी को नहीं बताया। जैसे जब बीएनए नहीं बताया था NSD को, वैसे ही हमने किसी को नहीं बताया कि हम एक सीरियल में लीड रोल कर चुके हैं, क्योंकि वो उस समय DD1 पे आता था और मुंबई में 8-9 ये अलग अलग चैनल स्थापित हो गए थे, तो बड़े बड़े शहरों में उस समय DD1 थोड़ा कम देखा जा रहा था। जी जी जी। तो वो किसी को पता ही नहीं था कि DD1 पे आया, गांव में खूब देखा जा रहा था। तो एक फिल्म रिलीज हुई सत्या, जी जी, और रामगोपाल वर्मा जी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था शूल। जी जी। और शूल में मिस्टर अनुराग कश्यप हमारे दोस्त थे, वहाँ बैठते थे पृथ्वी थिएटर वगैरह, हम लोग जब खाली टाइम में पृथ्वी थिएटर चले जाते थे, वहाँ बहुत सारे नाटक के कलाकार वगैरह बैठते हैं। तो बोले कि रामू जी के यहाँ कास्टिंग चल रही है, शूल मनोज वाजपेयी जी और रवीना टंडन उसके लीड है, लेकिन छोटे छोटे रोल्स में कई सारे लोग उनको चाहिए है, तो जाके अपने अपने फोटोग्राफ दे आना। तो हम सुबह गए और वहां पे हमने उनको फोटोग्राफ दिए। उन्होंने हमें बुलाया, बोले उसमें 3 लाइनें थी। तो वो हमें डायरेक्टर, हमारे निवास बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमसे उम्र में भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि मनोज वाजपेयी जी हैं और सामने, तो उनके सामने डायलॉग वायलॉग अच्छे से बोल पाओगे? तो मैंने कहा कि नहीं, कोशिश करूंगा पूरी। और वो 3 लाइनें थी कि एक कुली इधर आ। जी साहब, आया साहब। ये सूटकेस उठा। जी साहब। रिक्शे तांगे पे रखा। तो उन्होंने पैसे दिए, ये पैसा कम है साहब, और 2 सूटकेस उठाने कितना होता है, चल। ये सीन था। लेकिन मैं आज भी बोलता हूं कि थैंक्स टू मनोज वाजपेयी, थैंक्स टू अनुराग कश्यप, जो इतने सेंसिटिव लोग थे, क्योंकि वो एक फिल्म ऐसी थी जिसमें एक ऐसे थानेदार का इंट्रोडक्शन होना था जो पहली बार रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरता है, और जहां पे पूरे दिन में 4 गाड़ियां नहीं आती हैं, और वहां पे वो पुलिस वाले और वो कुली और चाय वाले सब एक दूसरे को जानते हैं, और ये सादा कपड़ों में है, ये इसको नहीं मालूम है कि ये कौन है। जैसे मनोज भाई से और हमारी सलाह हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सीन, हमने कहा ये तो इसको इम्प्रोवाइज करते हैं। और उस सीन को जब इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, तो वो लगभग 15 लाइन का सीन बन गया। और वो फिर रामगोपाल वर्मा जी ने देखा, उन्होंने इतना खुश हुए कि ये लड़का कौन है। और उन्होंने एक मस्त फिल्म थी, मस्त के लिए बुलाया, बहुत छोटा सा, क्योंकि मस्त लगभग रिलीज के बहुत कम काम बचा था, लेकिन उन्होंने ऐसे मुझे हैदराबाद 10-12 दिन अपने साथ वहां रखा शूटिंग पे। मस्त रिलीज हुई और जंगल अनाउंस की। और जंगल में उन्होंने कहा कि राजपाल, दिस कैरेक्टर फॉर यू। और बोले कि मुझे खूब याद है कि ये ऐसे किलिंग करता है जैसे बिस्किट का, चाय पीने में मजा आता है, बिस्किट खाने में मजा आता है। एज अ ह्यूमन बुचर, इट्स अ कंप्लीट ह्यूमन बुचर। और ये जंगली है, इसको जंगली लड़का है ये। तो फिर उसके बाद में जो है जंगल जो है जब रिलीज हुई, तो साल भर उसमें ये पहली बार, आई एम सो ग्रेटफुल इन दिस इंडस्ट्री कि जिसने पहली बार कोई हेंचमैन को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की कैटेगरी में रख के, और फिर इसको अवार्ड भी मिले, स्क्रीन सेंचुरी, ये सब। तो फिर जंगल से हमारी लाइफ में मंगल हो गया। और वो एक सीन कहीं, अगर मैं आज भी सोचता हूं कि अगर हमारे एक सीन का मैं एक सीन के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं
क्योंकि जब थिएटर में आया नुक्कड़ नाटक में, उसमें भी एक सीन, रामलीला में भी एक ही सीन, रंगत रावण संवाद, वो शाहजहांपुर में भी छपा था, 25 साल में ऐसा अंगद नहीं देखा। और जब जंगल रिलीज हुई तो जंगल की कहीं न कहीं कंटिन्यूटी शूल के वो एक सीन से, और एक सीन कभी कभी लेंथ तो खैर हर समय अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेंथ लेंथ पे भारी पड़ जाती है। तो एक सीन की स्ट्रेंथ कभी कभी वो अंदर अंदर एक चाहत रही, चाह ने राह बना दी। और फिर तो अब उसके बाद में, जंगल के बाद में फिर एज ए कॉमेडियन काम लॉन्च हुआ इसमें प्यार तूने क्या किया, जिसमें उर्मिला जी थे। फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन के लिए टॉप सब लीड स्टार्स के साथ में वो हुआ, हंगामा। फिर उसके बाद तो लगभग 200 फिल्में 2020 तक करने का सौभाग्य मिल गया है। और बाकी आप सब लोगों की दुआएं, अच्छा है वो सब आप लोगों का है, बुरा सब मेरा है। सर, एक बहुत उम्दा किरदार रहा जिसको आपको कॉमेडी में तो निश्चित तौर पे हर घर में आपको इतना पसंद किया गया कि आप बस स्क्रीन पे होते थे तो चेहरे पे हंसी आ जाती थी। लेकिन एक फिल्म जो बहुत लोगों के दिल के करीब भी रही है, और आपने एक अजीब सी जो कुंठा भी होती है उसको उस फिल्म में भी दिखाया, मैं मेरी पत्नी और वो, उसमें जो एक किरदार आपने निभाया, बिल्कुल अलग तरीके का शेड, और सबसे अच्छी बात की लखनऊ में ही शूट किया आपने। तो उस फिल्म की कुछ स्मृतियां अगर साझा कर पाए सर, क्योंकि वो लखनऊ वापस आना। देखिए जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जब ये फिल्म राम गोपाल वर्मा जी ने देखी तो उन्होंने पहला प्रीव्यू देखा और बोले कि एक और फिल्म बनाओ राजपाल को लेके। तो टेबल नंबर 3 उस फिल्म का नाम था, और वो एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर फिल्म थी। हम मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ कि प्रमोशन में जा रहे थे दिल्ली, और हम फ्लाइट पे चंदन के साथ बैठे थे। चंदन को मैंने कहा कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपकी शारीरिक जो आप कमजोरी मानते हो, वो एक्चुअली वो आपका डिप्रेशन है। और अगर जो चीज शरीर की आप मजबूती मानते हो, वो आपका फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन हमेशा पॉजिटिविटी, कुछ करने का जज्बा देता है, पॉजिटिव फ्रस्ट्रेशन। और जो नेगेटिव डिप्रेशन होता है वो हमेशा आपको जो होता है वो डाउन करता है। तो फिल्म अबाउट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ कॉमन मैन। चाहे कोई लड़की चाहे कोई लड़का, कोई भी अपने शरीर से खुश नहीं है। वो पूरा शरीर है तो बालों को लेके परेशान है, कोई अपने गालों को लेके परेशान है, कोई अपनी बैक को लेके परेशान है, कोई अपने फ्रंट को लेके, कोई सिर्फ हाइट को लेके परेशान है, कोई हाइट को लेके परेशान है, कोई पतला है वो चौड़ा नहीं हो रहा है, कोई चौड़ा है वो पतला नहीं हो रहा है। तो हर आदमी कहीं न कहीं, एक नहीं, टॉप टू बॉटम बहुत सारे लोगों को हमेशा, नकलची तो बचपन से ही रहा हूँ। इमिटेशन मुझे हमेशा अच्छा लगता है। इमिटेशन में कोई मिमिक्री होती नहीं है, लेकिन कैरिकेचर बड़ा अच्छा होता है, उसमें एक आदमी की झलक मिल जाती है कि आदमी कैसा है। तो मैंने जब चंदन को बोला कि अगर ऐसी आज की डेट में ऐसी कोई फिल्म इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपन बनाए, तो शायद आज के माहौल में बहुत अच्छी हो सकता है। कोई अभी ऐसा आइडिया नहीं आया है। तो चंदन को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो पहले उसका नाम था छोटे बाबू बड़ी बहू। अच्छा। लेकिन फिर उसका टाइटल मैं मेरी पत्नी, और वो लखनऊ में उसकी शूटिंग की, और लखनऊ की यूनिवर्सिटी में सारे बच्चों के साथ। हमने जब यूनिवर्सिटी में गए तो सब बच्चे लोग घबराने लगे कि पता नहीं ये कौन सी पॉलिटिकल फिल्म है, क्यों लाइब्रेरियन का रोल कर रहे हैं राजपाल। तो हमने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें यूनिवर्सिटी का हमेशा नाम करेगी, यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम नहीं करेगी। तो फिर सबने सपोर्ट करके शूटिंग भी करवाई, और आज भी मतलब वो फिल्म, उसको आज भी अप्रिसिएशन है, और कभी भी आ जाए तो उसकी टीआरपी हाई ही रहती है। और वो 10 साल तो टॉप 10 फिल्मों में
उसको जो 2000 के बाद की टॉप 10 फिल्मों में क्यों अमेरिका भी गए तो उसको वही रिस्पेक्ट मिला, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ की घर घर की ये कहानी है। छोटी छोटी चीजें एक इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन कर देती हैं, और प्याज गंठी की तरह उनको छीलो तो बाद में पता लगता है अरे कुछ था ही नहीं। तो वो उसमें एक, चूंकि हाँ, एक लखनऊ की भारतीय नाट्य अकेडमी को एक बहुत बड़ा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली फिल्म जीवन की अंग्रेजी फिल्म देखी, इसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। और वहां से वो एक्टर जिसको परफॉर्म करते हुए देखा, आज तक उस एक्टर को कोई फिल्म कभी समर्पित कर पाया तो जरूर करूंगा, जिनका नाम है चार्ली चैपलिन साहब। तो ये वो कहीं न कहीं जब जैसी क्लास में आपकी नजर पड़ जाती है या जैसे धोखे से आपको जीने को मिल जाता है, फिर वो बोलते हैं कि फिर आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो कहीं न कहीं अगर ये सिनेमा जैसे द ग्रेट डिक्टेटर नहीं देखी होती, कि अभिनय, ग्लैमर और ड्रामा, इमोशन, मतलब ह्यूमैनिटी और उस क्रूएलिटी, सबका एक में इस तरीके कॉम्बिनेशन बिठा देना, आई थिंक दुनिया का सबसे छोटा एक्टर ये करके चला गया जिसको पूरी दुनिया ने कॉपी किया है। तो कहीं न कहीं अच्छा लगा कि एक ऐसा एफर्ट था जो इंस्टीट्यूट का एफर्ट था, कि राजपाल यादव सिर्फ मस्खरागिरी नहीं करना, या आए और 4-6 ओवर में आईपीएल की तरह चौके छक्के मारे और निकल गए। अगर टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करने को मिलेगी तो 2 घंटे की फिल्म में हमारे लिए भी परीक्षा थी कि हम कैरेक्टर कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मैं, मेरी पत्नी और वो ने मुझे एज एन एक्टर बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उसकी वजह से लगभग आप देखिए रामा रामा क्या है ड्रामा, या भोपाल प्रेयर फॉर रेन, आज जहां देर आर मार्टिन शीन, मिशा वॉटन, कार्ल पेन, सब में लीड करने का सौभाग्य मिला। और बहुत सारी, और ये सब फिल्म की वजह से आज इंडस्ट्री में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आधे लोग नहीं, लगभग इस बात से सब सहमत रहते हैं कि राजपाल को जैसे कॉर्नर में फिट कर दो वो वहीं फिट हो जाता है। अगर छोटे रोल में फिट करो तो वो भी वो कोना उठा लेता है, अगर मेन लीड वाली उसमें डाल दो तो वो ओपनिंग भी कर लेता है, और अगर उसको फील्डिंग करवा लो कहीं तो फील्डिंग भी कर लेता है। तो एक अभिनेता जब 3 डायमेंशनल एक्टर होता है और उसको वैसा आशीर्वाद मिले तो शायद अभिनेता भी सौभाग्यशाली होता है। और मैं इस सौभाग्य के लिए पाने के लिए पूरी दुनिया को वंदन करना चाहूंगा, और अपने गुरुजी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दत्ता जी के चरणों में, जिन्होंने जो हमारे जीवन के निर्देशक रहे, जिन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी, पिछले 20 साल में ह्यूमैनिटी, अभिनय तो कर सकते हैं, मनोरंजन के माध्यम से लोगों का खून अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के माध्यम से कितने लोगों का क्या क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी सीखने का मौका मिला। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन बिठा के जो भी है वो अच्छा ही है। जी, एक बड़ी अच्छी बात रही सर कि मुंबई में रहते हुए भी आपने रंगमंच और फिल्मों के बीच में समन्वय बहुत अच्छा बना के रखा, तमाम व्यस्तताओं के बीच भी। मैंने आपको बताया कि दाई माँ की जो भूमिका हो, तो रंगमंच तो जब राजपाल यादव उत्तर दक्षिण के हो जाए तभी जाना है, साथ में ही शायद उसमें बीच में कहीं भी रंगमंच को या किसी भी मंच को जिस पे रंग लिखा हो तो उसका सम्मान कितना कर पाऊंगा वो तो पता नहीं, लेकिन अपमान के प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं ले जाने की कोशिश करूंगा। जी। तो सर आपका अगला नाटक रावण कब देखने को मिल रहा है हम लोगों को? अब ये अभी कोरोना काल के माहौल में क्या गाइडलाइंस बनती हैं, जी। लेकिन ये चूंकि ऐसा एक नाटक है जिसमें बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा है, व्यंग्य साहित्य सब मिला के है, और जिसमें हमारी इच्छा है कि क्योंकि पिछले 10-15 साल से जो हमारे थिएटर की ऑडियंस हर अभिनेता की होती है, तो उनको लगा कि राजपाल अभिनय के लिए पर्दे के माध्यम से बहुत लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन एक थिएटर की पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, उसके लिए
नहीं काम कर रहे हैं। तो ये नाटक जो है इसकी कोशिश करूंगा कि 3 शो मुंबई में करूं, 3 शो दिल्ली में करूं, 3 शो लखनऊ, 3 शो शाहजहांपुर। जहां जहां हमने नाटक किया है, जहां हमने कुछ तालीम ली है, पहले लगभग 12 से 15 शो जो है वो आप ही लोगों के लिए, तो एक बार उसका बीएनए में भी 100% उसका जो है जैसे तैयार हो जाता है और जो गाइडलाइंस मिलेंगी उसके हिसाब से क्या आगे का वातावरण तैयार होता है, तो उस वातावरण में रावण जीने की जरूर कोशिश करूंगा। जी जी सर। सर, भारतेंदु नाट्य एकेडमी के जो वर्तमान में वहां पे अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, निश्चित तौर पे आगे अब वो निकल रहे हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे काम करने की। उनके लिए सर आपका एक संदेश, एक गाइडलाइन की आगे की कैसी रूपरेखा बनाए? जो सीखा है, जो इंस्टीट्यूट में सीखा है, उसको वहीं छोड़ के, जी सर, बोलते हैं कि एक किचन में जाते हो, वहां पे 10 सब्जियां रखी हैं, 10 तरीके की दालें रखी हैं, आपने किचन में एक एक प्रयोग किया है, इस दाल को मिलाया, उस दाल को मिलाया, उस दाल को मिलाया, उस दाल को मिलाया। अब आप जीवन की पाठशाला में वहां पे आपको बीएनए का रुतबा नहीं मिलेगा। अब आपको बीएनए ने अपने बीएनए ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी कि अब आपने बीएनए ने आपको नाम दे दिया कि आप बीएनए से हो। बीएनए का काम खत्म है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौराहे पे खड़े होके बीएनए का आप रिप्रेजेंटेशन करो। बिल्कुल, बीएनए को रिप्रेजेंट आप कर रहे हो। तो जो बीएनए ने आपके किचन में, क्रिएटिव किचन ने अलग अलग चीजें आपको सिखाई हैं, वो अनुभव अपने साथ रख के और एक बीज बन के जहां चाहते उस मैदान में कूद जाओ, बीज बन के। आप वृक्ष बन के जाओगे जीवन में। अगर बीएनए में भी वृक्ष बन के जाते तो बीएनए आपको नहीं लेता। आप जहां जाओगे कुछ बन के जाओगे तो आदमी बोलेगा कि आदमी बना हुआ है तो इसको बनाने की क्या जरूरत है। तो वह चाहे जीवन की पाठशाला हो, चाहे रंगमंच की पाठशाला हो, चाहे बीएनए की पाठशाला हो, पाठशाला में हमेशा भूखे, जहां जिस स्टेज पे जाओ अपना पात्र खाली करके जाओ, एक छोटे से बीज बन के जाओगे, जहां भी खड़े हो जाओगे वहीं से उग जाओगे, और जहां उग जाओगे वहीं दरख्त बन जाओगे। क्या बात। लेकिन दरख्त बन के जाओगे तो कहीं कुछ नहीं पाओगे। ये मैं खुद 20 साल से गवाह हूं अपने कई साथी मित्रों का। बीज अपने जो आम जो है, पहले आम बना आया, उसमें पहले वो था बहुत कड़ा था, फिर धीरे धीरे उसमें वो बिल्कुल पक गया, किसी के काम आ गया। आप रंगमंच में खूब कढ़ाई हुई, खूब पढ़ाई हुई, खूब बढ़ाई हुई। आपने अपने स्टेज पे कोई बढ़िया चरित्र दिया, लोगों ने तालियां बजाई, मतलब आम बन गए और आपका रस जो है ऑडियंस ने लिया, मजा ले लिया। लेकिन आप आम बन के मत घूमिए, आप गुठली बन के ही घूमिए। बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी किताबें आप लोग बहुत पढ़े हैं और किताब बड़े किताब में लिखी गई हैं रंगमंच के ऊपर। हम नहीं चाहते हम किसी भी किताब में लिखा हुआ को आपके लिए बोलें, क्योंकि लिखा हुआ साथ होता है, लेकिन जो आपको करना है वो हर मिनट में आपको सीखना होता है। एक फॉर एग्जाम्पल कि जीवन की फील्ड है, जैसे एक क्रिकेट की फील्ड है, उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं और उसमें 2 विरोधी होते हैं और 2 लोग आउट देने के लिए खड़े होते हैं, कोई गलती ना हो जाए, और 11 लोग आउट करने के लिए खड़े होते हैं। और चारों तरफ आधे लोग कि ये गिरे तो मैं ताली बजाऊं, वो उठे तो मैं ताली बजाऊं, यही है। लेकिन इसमें अगर आपने अपने आप को आज सेंचुरी मार दी तो आपने कंधे टेढ़े और आप तो बड़ा दूसरे दिन बल्ला पकड़ के जब जाओगे तो जैसे पहली बॉल दूसरे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे।
जैसे ही बल्ला पकड़ोगे कोई नहीं कहने वाला कि आपका मूड नहीं था या आपने वो कंसंट्रेशन नहीं था। वो कौन बनेगा करोड़पति में 3 लाइफ लाइन मिल जाती हैं, उसमें किसी कैच तो पहली बॉल में आप, कल आप धुरंधर थे, आज 0। जी 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 जी। तो इसलिए हमेशा बीज रहो, जहां पे फेंके जाए वहीं से उग जाए, बस वहीं से उग जाए, वहीं से खड़े हो जाए। सर, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की ये पहल है रंग समागम 2020। कोरोना काल में आप जैसे लोगों का अनुभव साझा करने के लिए, आपका जो अब तक की यात्रा रही है उसको साझा करने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है सर, उसके बारे में अगर आपके विचार आ सके। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिन बाद इतनी देर तक खुल के मैं किसी रंगमंच पे बोला। और रंग समागम के लिए मैं बहुत बहुत रमेश भाई, जितेंद्र जी को, सब पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस तरीके क्रिएटिव कार्यक्रम और ये कोरोना रूपी माहौल में एक दूसरे की शक्लें देख के एक दूसरे को अपन जो है विश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि समागम के माध्यम से पूरे विश्व के रंगमंच को आप संभाल लीजिए अपने अंदर, और सबके पूरे विश्व के रंगमंच का समागम हो जाए आपके इस मंच के माध्यम से। और डिजर्व करते हैं, लखनऊ में वो ताकत है, भारतीय नाट्य अकेडमी में वो ताकत है कि जीने का बहुत अच्छा जज्बा है। और मैं सबके लिए तालियां बजाता हूं, और आप सबके लिए कोरोना में खूब स्वस्थ रहिए, खूब सुरक्षित रहिए, और प्लीज प्लीज जहां तक हमारी आवाज जाए सब लोग, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश की गाइडलाइंस के साथ रहिए। जी जी सर। सर, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और रंग समागम में अपने इस उम्दा यात्रा को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सेम आपके लिए बोलता हूँ, मेरे छोटे भाई हो आप, और थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से हमें बुलाया है, और उतने ही प्यार से आपने क्वेश्चन पूछे, और आप सबको जो भी आपने हमारे लिए विशेष की हैं उसमें सब में एक ताली मिला के मैं आपको वापस कर रहा हूँ। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिंह भैया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़िए।